अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में हम लोग देखेंगे कि अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये नी जॉइंट से क्वेश्चंस हैं। इसमें आता है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इनके मुतल्लिक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास ये नी जॉइंट है। इसके गिर्द कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर ये जॉइंट्स ये लिगामेंट्स पड़े हैं। ये जो आगे से नज़र आ रहा है ये है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और जो पीछे से नज़र आ रहा है ये है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये वाला। अब इनका काम ये है कि ये ना डिसलोकेशन से बचाते हैं। किस तरह के, जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये टीबिया को एंटीरियरली डिस्लोकेट नहीं होने देगा। ये टीबिया को आगे नहीं जाने देगा। सपोज ये फीमर है और ये टीबिया है, और जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो फीमर टीबिया को पीछे नहीं जाने देगा। इजी है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आगे नहीं जाने देगा, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पीछे नहीं जाने देगा। और इसी तरह वो इसको बदल के भी पूछता है। वो पूछता है ऐसे है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, देखें, वो टीबिया को आगे नहीं जाने दे रहा, वो फीमर को पीछे भी नहीं जाने दे रहा। इस तरह पूछता है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के रप्चर होने से टीबिया, एक बाज का पूछते हैं कि टीबिया एंटीरियरली चली जाएगी, और बाज का पूछते हैं कि फीमर पोस्टीरियरली चली जाएगी। तो वो एक ही बात है। इसी तरह पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के डैमेज होने से टीबिया पोस्टीरियरली चली जाएगी और फीमर एंटीरियरली चली जाएगी। ठीक है। और ये दोनों जो लिगामेंट्स हैं ये कैप्सूल होते हैं नी जॉइंट का, उसके अंदर होते हैं। सही है। उसके अलावा अभी ये देखते हैं। आप देखें कि लिगामेंट्स दैट दैट लिगामेंट दैट prevents anterior dislocation of femur on tibia is posterior cruciate, जो फीमर को पीछे नहीं जाने दे रहा। और anterior cruciate ligament is damaged direction of tibia dislocation on femur। टीबिया की क्या मूवमेंट होगी, वो एंटीरियरली चली जाएगी जब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज होगा। सही है। इनको हम देखते हैं। एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ टीबिया जो होगी ऑन फीमर, ऑफ टीबिया ऑन फीमर, टीबिया को एंटीरियरली क्रूशिएट लिगामेंट बचाता है आगे जाने से, और फीमर को टीबिया पे एंटीरियरली जाने से पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बचाता है। आई गेस बात समझ आ गई है। अच्छा, मजीद देख लेते हैं कि कहते हैं कि आइसोलेटेड कंप्लीट रप्चर हो गया है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का। सही है। और अब टीबिया ऑन फीमर पे क्या इंस्टेबिलिटी भी आएगी कि टीबिया एंटीरियर आ जाएगी, आगे चली जाएगी। और दूसरा आता है कि एंटीरियर डिसेबिलिटी ऑफ टीबिया कब होगी, जब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज होगा। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के डैमेज होने से जो टीबिया है वो एंटीरियरली मूव करेगी। एंटीरियर लैटरली थोड़ी सी एक्चुअली मूव करती है वो, और बस उसके रीजन है। तो लैटरल कंडाइलर फीमर, एंटीरियो लैटरली आपने याद रखना है। विच लिगामेंट प्रोटेक्ट्स एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर ओवर टीबिया। और फीमर ओवर टीबिया मतलब टीबिया पीछे जा रही है तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ट्रू अबाउट क्रूशिएट लिगामेंट्स, दे बोथ आर inside capsule, which with damage to anterior cruciate ligament with result in instability। anterior cruciate ligament अगर डैमेज होगा तो जो टीबिया ऑन फीमर, टीबिया को आगे चली जाएगी। फुटबॉलर हिट ऑन द लेटरल साइड ऑफ नी। सही है। ये तो सिंपल, अगर लेटरल साइड होगी तो ये अपने पास, अगर ये फीमर है और ये टीबिया है, और ये अपने पास टीबियल कोलैटरल लिगामेंट आ गया और ये फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट आ गया, ये साइड्स पे होते हैं। सही है। तो मीडियल साइड पे टीबिया होती है, तो उस मीडियल साइड पे होता है टीबियल कोलैटरल लिगामेंट। सपोज ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है, और यहाँ फिबुला होती है लैटरल साइड पे, तो उसके साथ होता है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। तो वो कहते हैं अगर एक बंदे को लैटरल साइड से, फुटबॉलर को यहाँ से हिट करेंगे तो ये रप्चर होगा ना, जिसकी वजह से जिसकी वजह से, सही है ना, ये आगे लैटरल और जो मीडियल है वो रप्चर हो जाएगा इस डैमेज की वजह से। इजी। ठीक है। तो अपने पास आ गया एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ टीबिया इन in the anterior direction will lead to injury of anterior cruciate ligament। cruciate ligaments of knee joint इंट्राकैप्सुलर होते हैं। यहाँ तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये देखें, ये आ गया फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट और ये है
टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, अगर कोई इस साइड से हिट करेगा तो रप्चर ये वाला होगा लिगामेंट, इस साइड से मिडिल साइड से हिट करेगा तो ये रप्चर होगा लिगामेंट। सही है, मेक सेंस? अच्छा, एक मिनट आगे चलते हैं। इसमें अपने पास आ गया, ये देखें, अब हम लोग देखेंगे कुछ मसल्स एंटीरियर साइड के और मीडियल साइड के थाई के। सही है, जो इंटीरियर साइड है इनको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस। इसमें 4 मसल्स आते हैं, कौन कौन से? ये अपने पास आ गया सबसे सामने रेक्टस फिमोरिस, बड़ा तगड़ा मजबूत मसल होता है। उसके बाद ये आ गया वास्टस मीडियालिस, ये आ गया वास्टस लेटरलिस। अगर मैं, और ये आ गया ऊपर से एक लंबा सा मसल है, ये सार्टोरियस, ये भी इसको भी आपने याद रखना है, ये सार्टोरियस मसल है लंबा सा। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये देखें, ये एंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन से स्टार्ट होता है यहाँ से, और कहाँ तक घूमता हुआ पूरी थाई को कवर करके ट्यूबियल ट्यूबरोस्टी के पास जाके लगता है ना। तो बड़ा तगड़ा, बड़ा लंबा मसल है। इसको अगर मैं सपोज मैं सार्टोरियस को उतार दूं और मैं ये जो रेक्टस फेमोरिस मसल है इनको उतार दूं, तो मुझे क्या समझ आएगी, ये देखें। सपोज मैंने इनको उतार दिया, अब ये रेक्टस फेमोरिस इधर लगा हुआ था वो उतर गया, और सार्टोरियस इधर से जा रहा था वो भी उतर गया। पीछे ये वास्टस मीडियालस आ गया, ये वास्टस लेटरलिस आ गया, और ये वास्टस इंटरमीडियस आ गया। ऐसा ही है। अच्छा, अब असल बात है कि ये देखिए, और यहाँ ना ये अडक्टर्स हैं थाई के, ये एंटीरियर आगे एक्सटेंसर्स कह लो आप थाई के, कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नी जॉइंट के, सॉरी, नी जॉइंट के एक्सटेंसर्स आगे, तो नी जॉइंट एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये आगे एडक्टर्स थाई के। सही है। तो अब ये जो एडक्टर्स है ना थाई के, इनमें आप देखें, ये जो मसल नजर आ रहा है ना आपको, ये देखें एक मिनट, ये जो मसल नजर आ रहा है आपको, ये है पेक्टिनियस। अभी मैंने क्या किया, अभी हम लोगों ने उतारे हैं सिर्फ रेक्टस फेमोरिस उतारा है और सार्टोरियस उतारा है। अब हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये तो ये ग्रूव सा नजर आ रहा है, ये नजर आना शुरू हो गया, इसको कहते हैं एडक्टर कैनाल। सारी खप इसी के लिए है, एडक्टर कैनाल को डिस्कस करना है एक्चुअली हमने। ये आ गया एडक्टर कैनाल। अच्छा, ये देखिए, ये आ गया पेक्टिनियस मसल, ये आ गया एडक्टर लोंगस। इन दोनों के नीचे ना यहाँ करके पीछे पड़ा होता है एडक्टर ब्रेविस, और फिर एक बड़ा सा मसल इन तीनों के पीछे पड़ा होता है एडक्टर मैग्नस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सपोज कि मैंने वो जो थे सारे मसल उतार दिए, ये हमारे पास आ गया वास्टस इंटरमीडियस आ गया। मैंने मीडियालिस भी उतार दिया, लेटरलिस भी उतार दिया, ये मैंने पेक्टिनियस भी काट दिया, एडक्टर लोंगस आगे पड़ा था वो भी काट दिया, पीछे एडक्टर ब्रेविस एक बताया था आपको वो भी काट दिया। अब ये पीछे एक मसल आ रहा है एडक्टर मैग्नस। सही है, तो ये मसल आ रहा है। तो अब डिस्कस करने वाली बात ये है कि आगे ये बात समझ आ गई। और अब आप इसको देखें, इसमें आप ये देखें, ये एक कैनाल है। हम लोग बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल सार्टोरियस, सिर्फ सार्टोरियस मसल हमने उतारा है। सार्टोरियस मसल जो था, जो यहाँ से रन करता हुआ जा रहा था ऐसे करके इधर तक आ रहा था ना, सार्टोरियस मसल, इसको उतारा है हमने। तो हमें ना इसके नीचे ये एक एक ग्रूव जो नजर आ रहा था, उसके अंदर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये है एडक्टर कैनाल, ये जो ग्रूव है ना, इसका नाम है एडक्टर कैनाल। और इसके स्ट्रक्चर्स में आपको बताऊं, ये इसकी बाउंड्रीज आपने याद करनी है, वो क्या क्या है। ये देखें, इसके लैटरली पर है वास्टस मीडियालिस, इसके मीडियली पर है ये एडक्टर मसल्स पड़े हैं। सही है, और ऊपर इसके एंटीरियरली इसके पर है सार्टोरियस मसल। ऐसा ही है, और साथ में ये इंटरमस्कुलर फेशिया, ये इसके एंटीरियरली पर है। क्या क्या चीजें पड़ी है, मीडियली इसके पड़े है अपने पास एडक्टर मसल्स, लेटरली हमारे पास पड़े है वास्टस मीडियालिस, और एंटीरियरली हमारे पास सार्टोरियस मसल पड़ा है, और साथ में एक इंटरमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पड़ा है, फेशिया पड़ा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या गुजरेगा। इसके अंदर से ये देखें, इसके अंदर से ये ऊपर से आप देखें ना, तो हमारे पास फेमरल फेमरल वेन थी, फेमरल आर्टरी थी, और फेमरल नर्व थी। लेकिन है ना, जो फेमरल वेन है वो तो चलो सीधी गुजर गई, वो तो इस कैनाल के अंदर से भी गुजर के जा रही है। जो फेमरल आर्टरी थी ना, फेमरल आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाती है, एक बन जाती है डीप फेमरल आर्टरी, या फिर आप कह लो प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी उसे कहते हैं। ये देखिए, डीप फेमरल आर्टरी या प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। और ये दूसरी अपने पास आ गई सुपरफिशियल फेमोरल आर्टरी। तो सुपरफिशियल फेमोरल आर्टरी आ गई, फेमोरल वेन आ गई, और साथ में आप देखें तो ये फेमोरल नर्व की कुछ ब्रांचेस, दो ब्रांचेस जा रही हैं। एक जा रही है टू द वास्टस मीडियालस नर्व, टू वास्टस मीडियालस, और दूसरी जा रही है नर्व सार्ट सेफनस नर्व। सही है, सेफनस नर्व
nerve to vastus medialis, femoral vein, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। ये 4 स्ट्रक्चर्स गुजर के जा रहे हैं इस एडेक्टर कैनाल से। यहाँ तक याद, ये वाली बात समझ आ गई। अब हम देख लेते हैं, ये देखें, ये आ गया एडेक्टर कैनाल इज फॉर्म्ड बाय वास्टस मीडियालिस एंड एडेक्टर मसल्स। एंटीरियरली आ गया सार्टोरियस मसल, पोस्टीरो मीडियली आ गया एडेक्टर लॉन्गस, एडेक्टर मैग्नस। ऐसे ही है, ब्रेविस तो पीछे होता है ना, पेक्टिनियस था, एडेक्टर लॉन्गस था, नीचे से मैग्नस था। मैं तो लेटरली आ गया वास्टस मीडियलिस, ऐसा ही है। कैनाल के कंटेंट्स क्या आ गया, सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी आ गई, फेमरल वेन आ गई, ब्रांचेस ऑफ फेमरल नर्व आ गई। कौन कौन सी मेजर ब्रांचेस आ गई, सेफनस नर्व आ गई और नर्व टू वास्टस मीडियलिस आ गई। इजी है, आगे देख लेते हैं। अब ये अपने पास आ गया, ये आ गया अपने पास, इनर्वेशन टू बर्थ कैनाल इज बाय इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस मोर देन पुडेंडल नर्व। अच्छा, जो ये जो देखें बर्थ कैनाल है, वो उसकी मेजर सप्लाई ऑटोनोमिक होती है ना। तो ऑटोनोमिक जो पेल्विक रीजन में जो सिंपैथेटिक सप्लाई है ना, वो ये प्लेक्सिस सप्लाई करते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर दोनों मिलके ना, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, ये सिंपैथेटिक सप्लाई देखेंगे। हम देखेंगे कि ब्लैडर को भी, यूट्रस को भी, मतलब जो भी ऑटोनोमिक सप्लाई है पेल्विक एरिया की, वो आ रही होगी इन इस प्लेक्सिस से। सही है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो भी सोमैटिक सप्लाई आ रही होगी ना, सोमैटिक होती है जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में हो, जो सोमैटिक सप्लाई आ रही होगी वो आ रही होगी पोडेंटल नर्व से। सही है। लाइक जो स्फिंक्टर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम एनल स्फिंक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग उसका ब्लैडर का एक एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हमारे कंट्रोल में है ना, हम पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है और इनको सप्लाई करेगी ये सोमैटिक नर्व, पोडेंटल नर्व। तो वजाइना की मेजर सप्लाई जो होती है ना, जो बर्थ कैनाल है उसकी मेजर सप्लाई होती है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, सॉरी ऑटोनोमिक, और उसको सप्लाई करेगा इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। इजी बात है। सही है। कोई भी स्ट्रक्चर आपको पेल्विक का ऑटोनोमिक हो, उसकी सप्लाई पूछी जाए पेपर में कहीं भी, सिंपल सी बात है, अगर सिंपैथेटिक पूछी है तो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है, बात खत्म। सही है। अब एक कहता है कि जो एडेक्टर कैनाल है, अगर उसमें पस आ जाए तो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर कौन सा इफेक्ट होगा, फेमरल वेन, ये कोलैप्स कर जाती है क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है, तो ये कोलैप्स कर जाती है, तो सबसे ज्यादा ये इफेक्ट होगी। अगर पस आ जाए एडेक्टर कैनाल में तो फेमरल वेन इफेक्ट होगी। एडेक्टर कैनाल के मतलब क्या बात सही है कि एंटीरियो में जो एंटीरियो मीडियल वाल है वो सार्टोरियस मसल बनाते हैं, जो एंटीरियर वाल है, और साथ में फेशिया, इंटरमस्कुलर फेशिया, ये बनाते हैं मिलके। 5 साल का बच्चा है, उसको ना ये तो सिंपल सी बात है, उसको क्रिप्टोर्चिडिज्म है और उसका अनडिसेंडेंट टेस्टिस है उसका, और वो इंग्वाइनल कैनाल में है। तो ऐसे में दोनों टेस्टिस में मैलिग्नेंसी का रिस्क ज्यादा हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर एक टेस्टिस भी अनडिसेंडेंट है ना, तो रिस्क दोनों में ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अडक्टर कैनाल प्रेजेंट इन हैमस्ट्रिंग मसल, नहीं यार, हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं ये पोस्टीरियर थाई के मसल्स होते हैं, जिनको आप कह लो कि अडक्टर्स हैं थाई के और फ्लेक्सर्स हैं नी के। तो ये तो इधर तो नहीं होती ना, तो ये गलत है। कहाँ होती है, आप कहोगे कि ये अडक्टर्स और अडक्टर्स ऑफ थाई और साथ में क्या कहते हैं, फ्लेक्सर्स ऑफ थाई के दरमियान होती है, या फिर क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के दरमियान होती है। एनल कैनाल की सप्लाई क्या है, सुपीरियर इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। अच्छा, ये देखें, ये है एनल कैनाल की सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई पूछी है। तो अब देखें, ऊपर से एयोर्टा आती है, एयोर्टा डिवाइड हो जाती है कॉमन आइलिक में, कॉमन आइलिक भी एक्सटर्नल और इंटरनल आइलिक देती है। तो जो इंटरनल आइलिक है ना, अब 3 ब्रांचेस सप्लाई करती है, सुपीरियर रेक्टल, मिडिल रेक्टल, इंफीरियर रेक्टल। तो जो सुपीरियर रेक्टल है ना, वो आती है एयोर्टा से। सही है। जो सॉरी, जो सुपीरियर रेक्टल है वो आते हैं इंफीरियर मेसेंटेरिक से। हमें पता है इंफीरियर मेसेंटेरिक सप्लाई करते हैं ट्रांसवर्स कोलोन को, डिसेंडिंग कोलोन को, सिग्मोइड कोलोन को और रेक्टम के कुछ अपर पार्ट को। तो इंफीरियर मेसेंटेरिक से आती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, और जो मिडिल और इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज है ना, वो आती हैं कहाँ से, मेजरली कह लो तो इंटरनल आइलेट से आती है, मेजरली अगर मैं बात करूँ। सही है। और अगर हम लोग जाते जाते इसको भी देखना चाहें तो आप देखें कि, एक मिनट, इसको, हाँ, अब इसको देखें, शायद नज़र आ रहा है, इसमें देखें आपके, ये ऊपर से आ गई पोर्टल वेन,
आपको पता है जो पोर्टल वेन है ना वो ड्रेन कर रही होती है किसको, मतलब मेजरली पोर्टल इंटरनल इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन भी पोर्टल वेन में जाती है ना, तो इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन ही देती है सुपीरियर रेक्टल वेन, जिस तरह वहाँ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी दे रही थी, तो सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन होती है इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में, और जो मिडल और इंफीरियर रेक्टल वेन्स हैं वो ड्रेन होती है इंटरनल आइलिक वेन में, जिस तरह हम लोगों ने आर्टरीज का पढ़ा है, बिल्कुल सेम चीज़ है। एक बात ये आपको दिखानी थी मैंने, और एक आप ये देखें, ये ना बोन का क्रॉस सेक्शन है, अगर आपको याद होगा कि बोन में दो तरह की, ये तो पेरियोस्टियम आ गई, सही है, और ये कम्पैक्ट बोन आ गई, ये स्पॉन्जी बोन आ गई, और इसको अगर हम लोग, और ये एपिफाइजल प्लेट आ गई, बाकी कुछ चीज़ें आ गई, तो अगर हम देखें ये उसका स्ट्रक्चर है, सही है, काटा हुआ है, ये पेरियोस्टियम आ गई, सही है, और ये अपने पास आ गई कम्पैक्ट बोन, और ये आ गई स्पॉन्जी बोन, सही है। अब इसके अंदर ना ये होते हैं लैमिनी होते हैं, लैमिनी होते हैं और हेवर्सियन सिस्टम होता है, मतलब ये जो गोल गोल है ना, ये गोल गोल, इनको हेवर्सियन सिस्टम कहते हैं। छोड़ो इस बात को, आप बस ये याद रखो कि इसके अंदर हेवर्सियन कैनाल होती है, जिसके अंदर से आर्टरी गुजर के जा रही होती है, ये लोग न्यूट्रल आर्टरीज गुजर के जा रही होती है हेवर्सियन कैनाल से, इसको सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं। ये ना इनके दरमियान कनेक्शन होते हैं, ठीक है, इनके इनके दरमियान कनेक्शन होते हैं, उसको कहते हैं इस जो ये कैनाल है इसको कहते हैं परफोरेटिंग कैनाल या फिर वोल्कमैन्स कैनाल, ठीक है, वोल्कमैन्स कैनाल, परफोरेटिंग कैनाल्स, और ये क्या करती हैं, ये इसमें जो कनेक्टिंग आर्टरीज होती है, समझ लो आप, सही है, तो इसके बारे में वो पूछेगा हमसे। अच्छा जी, ये देखिए, ये अपने पास आ गई कि एनल कैनाल की क्या सप्लाई है, सुपीरियर मिडल इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, वोल्कमैन्स कैनाल क्या है, एक वेस्कुलर स्पेस है, समझ आ गई, वोल्कमैन्स कैनाल क्या है, वो यही है, वो वेस्कुलर स्पेस है। फिर अपने पास आ गई फेमरल कैनाल क्या करती है, फेमरल कैनाल, अच्छा फेमरल कैनाल होती क्या है, फेमरल कैनाल है ये थाई में जो फेमरल रीजन में, इंग्वाइनल रीजन में जो इंग्वाइनल कैनाल अब लिगामेंट के नीचे होती है ना फेमरल कैनाल, अब ये देखें इसमें ना क्या क्या स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं, ये अपने पास आ गई फेमरल कैनाल, ये आ गई फेमरल, ये आ गई फेमरल वेन, ये आ गई फेमरल आर्टरी, ये आ गई फेमरल नर्व, वी ए एन, मीडियल टू लेटर जो है ना वैन बनता है, वी ए एन, वेन आर्टरी नर्व, और दूसरी अपने पास आ गई ये फेमरल कैनाल। अच्छा अगर सपोज आपको भूल जाए कि यार ये किधर थी अपने पास, मीडियली थी वेन के लैटरली थी, तो आप यूं याद रख सकते हैं, देखो फेमरल कैनाल तो पता है ना, फेमरल कैनाल तो मीडियली पड़ी है, ये तो पता है हमें, जिसके अंदर इसके इंग्वाइनल लिगामेंट होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं ना, तो अगर आपने ये बात याद रख लो कि इसको यहाँ रखने की एक वजह है, कि फेमरल वेन के साथ फेमरल कैनाल को रखने की एक वजह है, वो ये है कि जब वीनस ब्लड वापस आ रहा होता है ना, ज़्यादा आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में फेमरल वेन डिस्टेंड करती है और फेमरल कैनाल उसको स्पेस देते हैं डिस्टेंड करने के लिए, तो आप यूँ याद रख सकते हो कि जो फेमरल कैनाल है वो फेमरल वेन के साथ पड़ी है, और फिर आगे फिर वेन के साथ आर्टरी, और आगे एंड पे नर्व जो सबसे पीछे छुपी हुई है, तो आप यूँ याद रख सकते हो। एक बात ये, और दूसरी बात मैं आपको दिखानी थी कि ये देखें, आपको पता है ना फेमरल आर्टरी को कहाँ पे पेट करते हैं, कहाँ करते हैं, मिड इंग्वाइनल पॉइंट में, मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे दो बातें हैं, ये देखें, ये एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन आ गया, ये प्यूबिक सिम्फिसिस आ गया, ये प्यूबिक ट्यूबरकल आ गया, प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन के दरमियान में होता है ये इंग्वाइनल लिगामेंट, और इसके दरमियान वाले पॉइंट को कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, इस हिस्से को, और जो प्यूबिक सिम्फिसिस है और एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन है, इनके दरमियान होता है मिड पॉइंट, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे फेमरल आर्टरी को लोकेट करते हैं। तो ये दो बातें अपनी याद रखनी है, एक है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट जो ये यहाँ आकर के आता है, और जो मिड पॉइंट क्या कहते हैं, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है, वो यहाँ आकर के आता है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, हमारे पास आ गया कि फेमरल वेन इज रिलेटेड लैटरली, क्या पड़ा हुआ था फेमरल वेन के, फेमरल आर्टरी पड़ी हुई थी ना, और फेमरल कैनाल क्यों होती है, ताकि फेमरल वेन डिस्टेंड कर सके वीनस रिटर्न के टाइम, और फेमरल आर्टरी इज पल्सेटेड कहाँ पल्पिएट करते हैं, मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे, ठीक है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे, और अगर पूछे कि आपका आपसे, बस ये बस यहाँ तक।